बड़ा सवाल है कि क्या ईरान इसराइल को जवाब देने की स्थिति में है या केवल ललकारी भाषा ही बोल रहा है। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले 2 दशकों से उसकी जनता और राजनीतिक तंत्र के लिए जीवन मरण का वैचारिक प्रश्न बन चुका है। इसके लिए ईरान ने कितने प्रतिबंध झेले, कितनी मुश्किलों का सामना किया और इसराइल एक हमले में टारगेट कर चला गया। ईरान बिना किसी की मदद के परमाणु कार्यक्रम को विकसित करता रहा है। क्या ईरान न्यूक्लियर साइट पर हमले को अपने अस्तित्व पर हमले के रूप में देखेगा या वह 2 कदम पीछे हट जाएगा? 15 जून को ओमान के मस्कत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मामले को लेकर छठे दौर की बैठक होने वाली है। मार्च में ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को पत्र लिखकर कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु डील करना चाहता है। अगर ईरान के लिए यह स्वीकार्य नहीं है तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। खामेनेई ने उनके इस पत्र के बारे में कहा कि अमेरिका हमें धमका रहा है, दुनिया को बहका रहा है। ईरान ने सीधी बातचीत से इनकार कर दिया, मगर अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत के लिए तैयार भी हो गया। अप्रैल और मई के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। 2018 के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार इस तरह की बातचीत हो रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोक दे तो वह प्रतिबंधों में ढिलाई दे, लेकिन अब तो सारा खेल ही पलट गया। हमले के कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि डील का विरोध करने वाले ईरान के सारे कट्टरपंथी मारे जा चुके हैं। मैंने उन्हें पूरा मौका दिया डील करने के लिए। कहा भी कि अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। इसराइल के पास काफी सारे उसके हथियार हैं, चलाना भी जानता है। डील नहीं होने पर जो अंजाम होगा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ट्रंप के इस बयान से साफ हो जाता है कि इसराइल के हमले से अनजान रहने की अमेरिका की बात दिखावे की है। बैठक से 3 दिन पहले 12 जून को ही IAEA का बयान आया कि ईरान परमाणु गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, परमाणु बम विकसित करने जा रहा है। इस संदर्भ में IAEA ने 20 साल में पहली बार आधिकारिक रूप से ईरान की निंदा की। कुछ घंटे के बाद ईरान ने कहा कि हमारी तीसरी फैसिलिटी तैयार है और हम एक्टिवेट करने वाले हैं। उसके कुछ घंटे बाद ही इसराइल का हमला हो गया। किसी के परमाणु ठिकाने पर हमला करना साधारण बात नहीं है, उसकी संप्रभुता को चुनौती देने के समान है। अगर इससे ईरान भड़क जाता है और लड़ाई किसी भी मोड़ तक जा सकती है तो सवाल है कि क्या ईरान इसका बदला लेने की स्थिति में है। रिचर्ड मेडहर्स्ट स्वतंत्र पत्रकार हैं, ब्रिटेन में रहते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैंने कई साल ईरान की परमाणु डील को कवर किया है। इसराइल द्वारा परमाणु ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों और अमेरिका और यूरोपियन संघ द्वारा अनगिनत बार डील के उल्लंघन के बाद भी ईरान ने जिस तरह का धैर्य दिखाया है वो हैरान करने वाला है। इस मामले में अगर कूटनीति फेल होती है तो इसका दोष ईरान को नहीं दिया जा सकता। रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरह शांति वार्ता होने वाली थी। उससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की उम्मीद कमजोर पड़ चुकी है। लगता है इसराइल ने यूक्रेन के ही एक्शन को दोहरा दिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर नुकसान की पुष्टि होने लगी है। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसराइल की निंदा की है। कहा है कि बातचीत से ठीक पहले उसका इस तरह हमला करना निंदनीय है। कतर, सऊदी अरब ने भी निंदा की है। भारत ने भी ईरान और इसराइल से संयम बरतने की सलाह दी है। अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो बात कहां तक जाएगी कोई नहीं जानता। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है, दोहरा रहा है, लेकिन क्या उसकी क्षमता है इसराइल से लड़ने की? इसराइल ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी की हत्या कर सेना के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया, लेकिन एक सेना के प्रमुख को घर में घुसकर मार देना सामान्य बात नहीं। एक हमले में इसराइल ने ईरान के 3 सबसे ताकतवर लोगों को खत्म कर दिया। खामेनेई के करीबी अली शमखानी को भी मार दिया गया है। ऐसा लगता है कि इसराइल ने ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ली है। इस समय सबकी नजर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई पर है। अक्टूबर में जब इसराइल ने ईरान पर हमला बोला तब भी अमेरिका ने कहा था उसकी कोई भूमिका नहीं। इस बार भी कह रहा है उसे जानकारी नहीं।
इसराइल ने एक तरफा फैसला लेकर हमला कर दिया। क्या वाकई इसराइल ने अमेरिका की जानकारी या मंजूरी के बिना ईरान पर हमला बोला है? इसे वही मान लेगा जिसे किसी की बात को मान लेने की आदत होती है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल से हमला नहीं करने के लिए कहा था तो इसराइल ने कैसे कर दिया? ऐसा कर इसराइल ने चुनौती किसे दी, ईरान को या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को? इसराइल को सैनिक संसाधनों की सप्लाई कौन कर रहा है? अमेरिका, और आगे भी अमेरिका ही करता रहेगा। अमेरिका ने यह नहीं कहा कि सैनिक संसाधनों की सप्लाई रोक दी जाएगी या ईरान अगर इसराइल को तबाह करने बढ़ता है तो इसराइल की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध इसराइल ने उकसाया है। अमेरिका नहीं कह सकता कि वह इसराइल की मदद नहीं करेगा। तो अमेरिका ने मंजूरी दी या अनजान रहा, यह प्रश्न नहीं। प्रश्न है कि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है या नहीं। तो जवाब है खड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय लेते लेते ट्रंप थकते नहीं और इसराइल के हमले को लेकर अनजान बने रहने का बयान देकर किनारा कर लेना चाहते हैं। ट्रंप युद्ध रुकवाने के नाम पर चुनाव जीत कर आए। अमेरिकी सैनिकों को दूसरे देश के लिए जंग लड़ने के खिलाफ भाषण दिया करते थे, लेकिन तब क्या करेंगे अगर इसराइल के लिए मजबूर होकर ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ेगा? क्या ट्रंप इससे इनकार कर सकते हैं? अगर ट्रंप चाहते तो अमेरिका पर निर्भर इसराइल को नहीं रोक सकते थे? रोक सकते थे। दुनिया भर की जानकारी रखने वाले ट्रंप को इसराइल के बारे में पता नहीं था, कौन मान लेगा? शांति की बात करने वाले नेता युद्ध होते ही चुप्पी साध लेते हैं, दाएं एंड बाएं लुक करने लगते हैं। कोई पूछने वाला नहीं और रोकने वाला भी नहीं। अक्टूबर 2023 से लगातार एक छोटे से भूखंड पर हजारों टन बम बरसाने और लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाने के बाद भी ईरान के साथ लोहा लेने का फैसला अकेले नेतन्याहू का नहीं हो सकता, ना उनके पास इतनी ताकत होगी। नेतन्याहू लगातार दुनिया की तमाम शक्तियों को, संस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं। हमला कहां करना है, कब तक करना है, इसका फैसला नेतन्याहू का होगा। उन पर कोई नियम लागू नहीं। बाकी देश उनके लिए हथियारों के सप्लायर बनकर रह गए हैं। तमाम दबावों और बातचीत के दौरान इसराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम का हमला शुरू कर देता है। साफ है इसराइल पर कोई ग्लोबल दबाव नहीं। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को बता दिया उनके पास इस हमले से अनजान बने रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ट्रंप के पास इसराइल का समर्थन करने, उसके साथ ईरान के खिलाफ युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सऊदी अरब और कतर ने ईरान पर हमले की निंदा की है, लेकिन सभी को पता है अमेरिका किसके साथ जाएगा और खाड़ी के देशों को किसके साथ जाना पड़ेगा। इसराइल के हमले के बाद अमेरिका बगदाद और अन्य इलाकों से कुछ कर्मचारियों को वापस बुलाने लगा है। 2 दिन पहले ही मध्य पूर्व में अपने दूतावासों को सतर्क कर रहा था, खाली करने का निर्देश दे रहा था। तब ट्रंप ने पर्याप्त इशारा कर ही दिया था कि इसराइल क्या करने वाला है। साफ है ट्रंप जानते हुए भी इसराइल को नहीं रोक पाए। ट्रंप कहते हैं कि परमाणु हथियार हासिल करने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उनका यह बयान इसराइल के हमले को ही मंजूरी दे रहा है। अमेरिका के पास इसराइल के साथ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमले से मात्र 2 घंटे पहले ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखा गया। उन्होंने लिखा कि अमेरिका ईरान परमाणु मामले पर कूटनीतिक प्रस्ताव को लेकर प्रतिबद्ध है। मेरा प्रशासन ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहा है। ईरान शानदार देश हो सकता है, मगर पहले उसे परमाणु हथियार हासिल करने की उम्मीदों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। हमले के बाद अमेरिका के ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आता है। इस बयान को व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया है। रूबियो के इस बयान में लिखा है, आज रात इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उस इलाके में अमेरिकी सेना की सुरक्षा। इसराइल ने हमें कहा है कि यह कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने हमारी सेना की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। क्षेत्रीय भागीदारों के साथ हम संपर्क में हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो का बयान विचित्र लगता है। वे इसराइल को चेतावनी नहीं दे रहे, ईरान को दे रहे हैं कि अमेरिकी सुरक्षा बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ना करे। ईरान के लिए आसान नहीं, ललकारना अलग बात है, इसराइल से पंगा लेना, चित कर देना अलग बात है। अरब देश इसराइल की निंदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिन कंपनियों से
सैकड़ों अरब डॉलर हथियार खरीदने के करार हुए हैं। उनमें इसराइल का कितना वर्चस्व है यह भी पता कर लीजिए। भले ही सौदा अमेरिका से किया जा रहा हो, मुनाफा किसे हो रहा है। हथियारों पर इतना खर्च करने के बाद भी कोई नहीं जानता कि युद्ध के मामले में खाड़ी के देशों की क्या क्षमता है, हथियारों की खपत कैसे हो रही है। अरबों डॉलर के सौदे से हथियार बनाने वाली कंपनियां मालामाल हो सकती हैं, लेकिन इस इलाके में युद्ध को रोकने की क्षमता खाड़ी के देशों में नजर नहीं आती। फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब देश बिल्कुल निष्प्रभावी साबित हुए हैं। इसराइल ने उनके पैसे की ताकत को जरा भी भाव नहीं दिया, ना ही पैसे के दम पर खाड़ी के देश हथियार खरीदकर इसराइल को रोक पाए। 2 साल हो गए, गजा में नरसंहार जारी है, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। ईरान भी बोलने की ही औपचारिकता निभाता है, मगर गजा के लिए बोलने वाला आखिरी मजबूत गढ़ बच गया है, वह भी कमजोर नजर आने लगा है। धीरे धीरे गजा के साथ नरसंहार की बात भी दुनिया भुलाने लग जाएगी। ईरान पर हमला फिलिस्तीन के विमर्श को कुचलने का भी एक प्रयास हो सकता है। क्या इस तरह से देखा जाए कि जो भी गजा की बात करता है या गजा के हक में चुनौती बनकर उभरता है, उसे अंत में कुचल दिया जाएगा, कुचल दिया जाता है। इसराइल लगातार ईरान को अकेला और कमजोर साबित करता जा रहा है। आखिर ईरान अपने परमाणु एस्टेब्लिशमेंट की रक्षा क्यों नहीं कर पाया? ईरान के 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर फेरेदू अब्बासी और डॉक्टर तेहरानची की हत्या कर दी गई। नवंबर 2020 में इसराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम के अध्यक्ष वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादे पर एआई बंदूकों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। ईरान कब तक चुप रहेगा? इसराइल आगे भी हमला करने आएगा। वह जब चाहता है ईरान की सैनिक या राजनीतिक लीडरशिप को टारगेट कर देता है। जनवरी 2020 में कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानिया को मार दिया। कुद्स फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की एक इकाई है। पिछले साल ईरान के भीतर हमास के राजनीतिक अध्यक्ष इस्माइल हानिये को मारकर हैरान कर दिया। इस घटना ने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी गई। लेबनान में पेजर के धमाके से उसने एक बार में ही हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया। इस बार भी एक पैटर्न दिख रहा है। ईरान के भीतर इसराइल किस हद तक घुसपैठ कर चुका है। ईरान को भी पता है कि उसकी कमजोरी के कारण क्या हो सकते हैं। वह लंबा युद्ध नहीं झेल सकता, न तैयार नजर आता है। लेबनान, यमन, इराक, सीरिया में मिलिशिया शक्ति पैदा कर ईरान ने यह लड़ाई लड़ी, लेकिन अब इसराइल ने उसकी इन शक्तियों को भी कमजोर कर दिया है। इसकी संभावना कम नजर आती है कि रूस और चीन ईरान के लिए खुलकर जंग के मैदान में आएंगे, बल्कि इसकी संभावना ज्यादा है कि अमेरिका खुलकर इसराइल के पक्ष में आएगा। ट्रंप भले ही युद्ध के विरोध में चुनाव जीत कर आए हों, इसराइल से किनारे नहीं हो सकते। आम जनता चाहे किसी भी देश की हो, युद्ध की आशंका से उसका जीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। इस बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए ईरान, इसराइल, इराक और जॉर्डन ने अपने अपने एयर स्पेस को कम समय के लिए या लंबे समय के लिए बंद कर दिया है। जाहिर है दुनिया भर की हवाई उड़ानों पर गहरा असर पड़ा होगा। कई उड़ानों के मार्ग बदले गए, कईयों को वापस अपने देश लौटना पड़ा। एयर इंडिया की दिल्ली टोरंटो उड़ान, दिल्ली वाशिंगटन उड़ान को वापस भारत बुलाया गया। मुंबई से लंदन जाने वाली उड़ान को भी मुंबई लौटने के लिए कहा गया। उत्तरी भारत से पश्चिम के देशों की तरफ जाने वाले विमानों का सफर लंबा होने की आशंका है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जाने वाले कई विमानों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। 15 से अधिक विमानों का रास्ता बदला गया है या वापस बुलाया गया है। ईरान की जनता किस हद तक मुकाबले के लिए तैयार है? पीढ़ियां गुजर गईं, उसने अमेरिका और इसराइल के हस्तक्षेप का मुकाबला तो किया है। क्या उसका हौसला अब भी बाकी है? हम नहीं जानते, मगर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वहां की नई पीढ़ी तंग आ चुकी है, वह सत्ता में बदलाव के लिए तैयार हो रही है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं। भूलना नहीं चाहिए कि इसी इलाके के सीरिया, लेबनान, यमन, इराक और अफगानिस्तान का क्या हाल किया गया। झूठ बोला गया और तरह तरह के बहाने बनाए गए। लाखों लोग मार दिए गए, हमला किया गया, आतंकी संगठन खड़े किए गए, मिलिशिया को हथियार दिया गया, तबाही का मंजर रचा गया और बदनामी इन्हीं इलाकों के ऊपर थोप दी गई। इन सब के बीच हम इसराइल को कितना कम जानते हैं। कल्पना कीजिए, जो देश 2 साल से लगातार युद्ध कर रहा है, बम गिरा रहा है, उसके बच्चे मोर्चे पर जा रहे हों, उसके नागरिक जीवन की क्या मनोदशा होगी, कोई नहीं जानता। नेतन्याहू का विरोध होता है,
लेकिन वे जनता की बात नहीं मानते। जनता की क्या हालत है इसकी रिपोर्ट नजर नहीं आती। हर समय किसी के मारे जाने की खबरों के बीच वहां के लोगों के दिन रात कैसे कटते होंगे। आप क्या सोचते हैं, किस दौर में जी रहे हैं? क्या उम्मीद है कि आने वाला कल अच्छा होगा, या कहीं से बम आ गिरेगा, कहीं से मिसाइलें आ